नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत देश मना रहा है आज़ादी के 75 साल। सबका अलग अलग मनाने का अंदाज़ है। भारत की सरकार एक तरीके से मना रही है, नागरिक भी अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। लेकिन इस बार जो कुछ ख़ास है, जो कुछ अलग है, वो ये कि तिरंगे की भरमार नज़र आ रही है हर तरफ। और बताया जा रहा है कि अगर आप तिरंगा फहराते हैं या तिरंगा अपने घर पे लगाते हैं, हर घर तिरंगे के नाम से कैंपेन सरकार चला रही है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ तमाम तरह के गाड़ियों पे, स्कूटर, साइकिलों पर भी यहाँ तक कि लोग तिरंगे लगा रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी के मायने क्या हैं? तिरंगा तो सब सही बात है, सबको नाज है इस झंडे पर, जिसके लिए हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज़ादी के मायने अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग हैं। आज मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जो आज़ादी के 75 साल पे द वायर आपके सामने सीरीज़ लेकर आ रहा है, दो ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी युवाओं में जिनका शुमार है, जिन्होंने वो वक्त तो नहीं देखा जब देश आज़ाद हो रहा था, लेकिन दूसरे तरीके से जब विचारधारा के स्तर पर एक तरह की गुलामी देखी जा रही है, तो इस तरह के लोगों को भी एक तरह का स्वतंत्रता संग्रामी के तौर पर देखा जा रहा है। मेरे साथ सफूरा जरगर मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर में इस वक्त वो फिलहाल मौजूद हैं, और साथ ही नताशा नरवाल भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो दो युवा लोग हैं, वो क्रांतिकारी लोग जिनको ये कहा जाए कि जिन्होंने एक कीमत भी अदा की। उन्होंने आज़ाद देश में अपना कुछ कीमती वक्त जेल में गुजारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संवैधानिक जो मूल्य हैं उनके लिए खड़े हुए। आज इन दोनों लड़कियों से, इन दोनों महिलाओं से मैं ये पूछूंगी कि उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। क्या आज़ादी के मायने राष्ट्रगान है, क्या तिरंगा है, या फिर भारत का संविधान है, या भारत की संविधान की वो आत्मा जिसके लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जंगे आज़ादी की। सबसे पहले मैं नताशा आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। बहुत ख़ास दिन है तमाम भारतीयों के लिए कि 75 साल का हमारा ये देश हो गया। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, पहली बात तो कैसे आप ये दिन मना रही हैं, और दूसरे ये भी कि आपके लिए मायने क्या हैं आज़ादी के। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत सबको इस दिन की बधाई देना चाहूँगी, सारे देशवासियों को जो मना रहे हैं ये आज़ादी का 75वां साल, और उन सब की कुर्बानियों को याद करना चाहूँगी जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हमें इस मकाम तक पहुँचाने के लिए, ताकि हम कह सके कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। मगर साथ साथ इस कहीं न कहीं इस आज़ादी की खुशी में दुःख भी शामिल है। जब मैं देखती हूँ कि आज हमारे देश में आज़ादी के मायने क्या रह गए हैं, और जो लोग सच में देश की आज़ादी के लिए आज भी लड़ते हैं और उस देश को बेहतर एक देश बनाने के लिए, जहाँ पे सबके लिए बराबरी का हक हो, उसके लिए लड़ते हैं, उनकी हालत आज क्या होती है इस देश में। मैं सोच रही हूँ गुलफिशा फातिमा के बारे में, मैं सोच रही हूँ उमर खालिद के बारे में, मैं सोच रही हूँ सिद्दीक कप्पन के बारे में, तीस्ता सेतलवाद के बारे में, गौतम नवलखा के बारे में। ये सब हमारे देश के ऐसे लोग हैं, ऐसे नागरिक हैं, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने आज भी वो उस आज़ादी की लड़ाई का परचम वो उठाए हुए हैं, क्योंकि आज़ादी का मतलब सिर्फ एक हुकूमत से आज़ादी पाना नहीं था। आज़ादी का मतलब, जो हमने आज़ादी का सपना उस समय देखा था, जिन लोगों ने वो लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो ऐसे देश का सपना देखा था जहाँ हर नागरिक हर रोज़ आज़ादी की सांस ले सके, वो एक ऐसे देश में रह सके जहाँ पे उसे अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनका हक हो, जो देश में अभी भी चीज़ें बहुत सारी करने की हैं, एक ऐसा देश का निर्माण करने के लिए जो ज़रूरी है, जो गलत नीतियाँ हैं, जो कुछ गलत कानून बनते हैं, जिनसे नागरिकों का हक छीना जाता है, उसके लिए आज भी लड़ाई करने की ज़रूरत है। और जो लोग वो आज लड़ाई कर रहे हैं, उनको देश, जो सच्चे देशभक्त हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, और कहीं न कहीं हर तरीके से, चाहे जो लोग जेलों में बंद नहीं भी हैं, मैं उन लोगों के बारे में भी सोच रही हूँ जिन जिन जो अभी जिनका
ये हमारा जो इस बार सेलिब्रेशन का है कॉल है हर घर तिरंगा, जो बहुत अच्छी बात है, तिरंगा हम सबको प्यारा है। मगर मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिनके पास घर नहीं है वो तिरंगा लगाने के लिए, या जिनके घर थे उनको बुलडोजर के तले ढहा दिया गया, क्योंकि या तो वो गरीब थे या फिर वो ऐसी कम्युनिटी से हैं जिन्हें करार दे ही दिया जा चुका है कि वो इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। जी हाँ। सफ़ूरा, आप मुझे बताइए, आपकी कई पहचानें हैं, आप एक छात्रा रही हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नताशा के साथ साथ जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके विरोध में आपके ऊपर इस तरह के गंभीर चार्जेस लगाए गए कि आप जेल गईं। इसके अलावा आपकी एक पहचान ये भी है कि आप एक कश्मीरी हैं। आज के दिन के खासकर जो 75 वर्ष हम मना रहे हैं, इसके आपके लिए क्या मायने हैं? आपके लिए आज़ादी मायने क्या रखता है? क्या अगर ये मैं कहती हूँ कि आप आज़ाद हैं तो इससे आप क्या समझती हैं? देखिए, बचपन से ही आरफा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मगर अब हम लोगों को ये बात बार-बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है कि हमने पार्टिसिपेट किया, हमने तिरंगा लहराया, हम राष्ट्रगान गाते थे, हम ये करते थे। हमें बार-बार ये बात बोलने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम लोगों ने हमेशा से जिस तरह से खुशी-खुशी इंडिपेंडेंस डे मनाया है, बट कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि जब मैं आज का इंडिया देखती हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं बहुत अफ़सोस होता है कि जो सेलिब्रेशन जब हम सेलिब्रेट किया करते थे इंडिपेंडेंस डे, तो वो खुद से किया करते थे। किसी को हमारे मुँह में वो कहते हैं ना शोविंग थिंग्स डाउन आवर थ्रोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि जो सेलिब्रेशन होती है वो दिल से होती है, कमांड से नहीं होती। नोबडी कैन कमांड यू टू सेलिब्रेट। तो आज जो ये सेलिब्रेशन हो रहा है वो कमांड पे सेलिब्रेशन हो रहा है। ये किस तरह का सेलिब्रेशन है? भारत देश में 9 साल के दलित बच्चे को पानी पीने के लिए उसका कत्ल कर दिया जाता है। मुसलमान जो महिलाएं हैं वो अपने हिजाब की वजह से एजुकेट नहीं हो सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती। क्या ये आज़ादी के मायने हैं, या फिर सिर्फ घर पे एक तिरंगा लगा देने से ही हम लोगों को आज़ादी का एहसास हो जाएगा? क्या हमें सही में आज़ादी का एहसास हो पा रहा है? क्या मैं खुल के बोल पा रही हूँ जो मेरे दिल में है? वो जो क्या मैं सरकार की किसी भी नीति को क्रिटिसाइज कर पा रही हूँ जो मुझे लगता है कि देश हित में नहीं है? किसका इंडिपेंडेंस डे है ये? क्या ये आम लोगों का इंडिपेंडेंस डे है, या फिर कुछ चंद लोगों का इंडिपेंडेंस डे है? जो लोग डिक्टेट कर रहे हैं किस तरह से हम इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे। मैं श्रीनगर में हूँ, यहाँ पर भी मैंने देखा कि बहुत सारे प्रोसेशंस आर्मी ने निकाले, बहुत सारे प्रोसेशंस निकले इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेशंस के। बट मैं ये कहना चाहूँगी, जिस तरह से बोला जा रहा है कि पीस है, क्या इसको पीस बोलते हैं या मायूसी बोलते हैं? क्योंकि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन पीस एंड मायूसी। एक ईरी साइलेंस आप देखते हैं कि ओनली अ फ्यू पीपल हु फील कि उन्हीं के पास सिर्फ एक हक है आज़ादी मनाने का, वो मना रहे हैं, और एक ही तरीके से आज़ादी मनाई जा रही है। बाकी सब लोग सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं या कमांड फॉलो कर रहे हैं। वेराज दिस इज एग्जैक्टली, एंड ऑन दिस डे उनको और ज्यादा एहसास होता है कि वो कितना ज्यादा कैद हैं, कि वो अपने दिल से भी, अपने जिस तरह से वो चाहते हैं वो आज़ादी नहीं मना सकते हैं। और आज़ादी तो हमें पूछना चाहिए कि उमर खालिद से पूछना चाहिए, हमें खालिद सैफी से पूछना चाहिए, हमें गुलफशा फातिमा से पूछना चाहिए कि क्या वो आज़ाद हैं? उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं कि जस्ट बिकॉज उन्होंने एक आज़ाद देश में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट किया, वो आज 2.5 साल से जेल में है। क्या ये आज़ादी है हमारी? जी हाँ, बहुत आपने बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी, और इससे मुझे एक मिसाल याद आई जिसमें कहा जाता है कि कब्रिस्तान में भी बहुत शांति होती है, वहाँ भी अमन होता है, लेकिन क्या वाकई हमें एक ऐसी ही शांति चाहिए? नताशा, इससे मुझे याद आया जो कह रही हैं सफूरा ज़रगर कि वाकई ये जो सेलिब्रेशन है, ये जश्न है, ये जो आज़ादी है, ये जश्न भी हम इतने आज़ाद हैं कि हमें सरकार बता रही है कि जश्न कैसे मनाया जाए। यानी कि जो आज़ादी का जश्न है वो नागरिकों का है, सरकार का नहीं। मैंने कल फेसबुक पोस्ट लिखी और उसमें मैंने लिखा था कि किस तरीके से जो बच्चा है 9 साल का, उसका हम इतने आज़ाद हैं कि हम जातिवाद से आज़ाद नहीं हैं, और अमृत महोत्सव में जो दलित हैं वो जातिवाद का विष पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। इस पर बहुत सारे लोग एक तरह से उन्होंने काफ़ी नाराज़ होकर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि
आज के दिन तो कम से कम कुछ मत कहिए, आज के दिन हमें कुछ भी नेगेटिव बर्दाश्त नहीं है। ये कौन सी जहनियत, ये कौन सी मानसिकता है जिसमें आज़ादी के दिन इंट्रोस्पेक्शन यानी अपने आप अपने अंदर झांकने के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक तरह का एक खाली, एक एम्प्टी ढोल बजाना है? बिल्कुल अरफा, मैं अग्री करती हूँ आपसे कि जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि ये मानसिकता उस वहाँ से आती है जहाँ पे इस देश में नागरिकों से ज़्यादा एक झंडे की कीमत है, या फिर जो पावर में है, जो सरकार है, उन देशभक्ति का मायना हो गया है उनकी भक्ति करना। तो जहाँ थोड़ा-सा भी क्रिटिसिज़्म आता है, जो कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, सच में देश के आज़ादी के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है, और ये सब मानते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही वहीं से है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बट जहाँ पे लोगों से ज़्यादा एक सिंबल की इम्पोर्टेंस हो जाती है, या फिर एक सरकार की इम्पोर्टेंस हो जाती है, तो वहाँ से ये इनटॉलरेंस आती है, क्योंकि वो लोग इतना डरते हैं क्रिटिसिज्म से। उनको लगता है कि हमें अगर कोई इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़े या फिर कोई क्रिटिसिज्म लेना पड़े, तो इसका मतलब है कि हमारी पावर को चैलेंज किया जा रहा है। और कहीं न कहीं नागरिकों को, हम सबको ये समझने की बात है कि हम अपने तरीके से अपनी देशभक्ति के मायने हम खुद तय कर पाएँ। असल आज़ादी वही है, ना कि हमें ये बताया जाए कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो तभी आप सच्चे देशभक्त हैं या फिर इस देश के नागरिक हैं, नहीं तो आपको कहीं पाकिस्तान चले जाना चाहिए या फिर इस देश को छोड़ के चले जाना चाहिए अगर आपको इस देश से इतनी परेशानी है, जो आप बार-बार कहा जाता है हमें। मगर उन लोगों को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि असल में वही अपने देश को बेहतर बनाने के लिए ये क्रिटिसिज्म से इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, और जो लोग ये काम करते हैं वही सच्चे देशभक्त हैं, वही इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, एक बेहतर देश बनाना चाहते हैं। तो मैं बाकी सबसे ये कहना चाहूँगी कि हम अपनी आज़ादी के मायने नागरिकों के तौर पे हमें ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो हम खुद तय करें, और जो लोग ये आज़ादी हमें नहीं देना चाहते वही आज़ादी के दुश्मन हैं, और उनके खिलाफ हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। ये आज़ादी की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तब तक जारी रखनी पड़ेगी जब तक हर एक इंसान इस देश में वो आज़ादी, अपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीज़ हमने खुद को अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया आज़ादी के बाद, जब तक उसका सारा जो सार है वो हर एक इंसान के लिए वो उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, तब तक ये आज़ादी की लड़ाई जारी रहेगी, और उसमें क्रिटिसिज्म्स, एक हेल्दी इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। सफ़ूरा, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इस वक्त जबकि हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, हमें किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि जो लोग हम पर शासन कर रहे हैं, जिनको हमने वोट देकर चुनकर सरकार बना के भेजा है, जिनको संविधान वो ताकत देता है जिसकी वजह से वो हमारे लिए नीतियाँ बना सकें, जिसकी ताकत से हमारे लिए नीतियाँ बना सकें, वही लोग एक तरह से हमारी जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ हैं उनके एक मैं कहूँगी एक दुश्मन के तौर पर उभर रहे हैं, उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी बहुत सारे लोगों का उदाहरण दिया, जिसमें कि उमर खालिद से लेकर खालिद सैफी से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद उतने बड़े नायक, उतने बड़े हीरो नहीं बन पाए, लेकिन अभी भी जेल में वो मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम ये कहते हैं आज़ादी, तो आज़ादी को किन चीज़ों से ख़तरा है? आज के वक्त में आपको किन चीज़ों से ख़तरा महसूस होता है? क्योंकि जब हम आज़ादी कहते हैं तो वो किसी देश की नहीं बल्कि एक समाज की और हर नागरिक की आज़ादी है। आपकी आज़ादी क्यों ख़तरे में है? आरफा, सबसे ज्यादा खतरा अगर आजादी को किसी चीज से है तो वो नफरत से है। जो नफरत आज इस देश में नागरिकों के बीच में पैदा कर दी गई है, जो डर पैदा कर दिया गया है, उस चीज से हमारी आजादी को सबसे ज्यादा खतरा है। देखिए, आजादी सबके लिए आजादी बहुत ही एक पर्सनल कॉन्सेप्ट होता है। मेरे लिए शायद मेरे लिए कहीं पर भी नमाज पढ़ना आजादी हो। किसी और इंसान के लिए आजादी ये होगी कि वो जिस तरह के कपड़े पहनना चाहे उसको उस तरह के कपड़े पहनने की आजादी चाहिए। तीसरे इंसान के लिए आजादी शायद ये होगी कि वो जिस तरह की नौकरी करना चाहे, उसको जातिवाद से छुटकारा चाहिए, वो उस तरह के आज़ादी की बात करेगा। उमर खालिद के लिए आज़ादी क्या थी? उमर खालिद के लिए आज़ादी ये थी कि अगर उन्हें लग रहा है कि देश के हित के विरोध में कोई लोग काम कर रहे हैं, तो वो
उसको उसके खिलाफ बोलने का जो हक है वो उनकी आज़ादी थी। मेरी ये आज़ादी है कि अगर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मेरे ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत की जा रही है और मैं इसके विरोध बोलना चाहती हूँ, तो वो मेरे लिए आज़ादी है। आज़ादी हर एक का एक पर्सनल एक हर एक की एक पर्सनल आज़ादी होती है। हर कोई अपने तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, मगर आज के वक़्त में क्या हो रहा है, सिर्फ़ एक ही तरीका, एक हिंदुत्व का जो तरीका है, एक हिंदुइज़्म का जो तरीका है, वो सब पे थोपा जा रहा है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आप सिर्फ हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान नहीं हो सकते, आप सिख नहीं हो सकते, आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते। आपकी जो पर्सनल राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं, जो आपकी इंडिविजुअल राइट्स हैं, उन सबको कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया जा रहा है और एक सिंगल एक आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिया which is very homogeneous, जो कि हम अपनी देश की आइडेंटिटी में प्राइड करते थे कि भाई डाइवर्स है, we have all kinds of people in this country, there are different colors, that is why the tiranga, right? But all of that is being defeated, all of that is being defeated by a government which is majoritarian, which is Hindu nationalist, which is jingoistic to the core, which has spread fear and hatred in the hearts and minds of the citizens of this country, which wants only a homogeneous idea of India. And that is the true danger to the idea of India itself, and that is why so many young people, I mean, I am still a student, but you see, पिछले 2 साल से universities have been closed, but I can tell you as being a student that students are not happy. Our education system is going backwards. Our economy is going backwards. क्या आजादी का मतलब सिर्फ ये है कि हम एक तिरंगा लगा के बस दिखा दें लोगों को कि ये तिरंगा है? बट अगर हम देखें, हमारे घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, आवर सोसाइटी इज मार्ड बाय कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हेट्रेड एंड फियर, पीपल हु शुड बी awarded, I would say, who should be respected. आप भीमा कोरेगांव केस देख लीजिए, हमारी कंट्री के जो टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, दे आर लैंग्विशिंग बिहाइंड बार्स for no reason at all, and these are the people who have the true right to the celebration of the independence of the country, because they have actively participated and participate every day and give towards the towards the progress of the country. हमारे क्या आजादी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम अपने अंदर जो अपने भीतर की जो कमियां हैं, क्या हम उनको बाहर, अगर हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड्स जा रही है, एजुकेशन सिस्टम इज कंप्लीटली इन टैटर्स, आवर इंस्टीट्यूशंस आर लूजिंग देयर इंडिपेंडेंस एवरी डे, एंड तो कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे? Don't we want, as patriotic citizens of the country, don't Indians want that the country should progress? I mean, this is the most critical question that we need to ask. Or having a flag hoisted on your head is the solution to all problems? Will it give you food? Will it feed the poor people? Will it educate people? Will it grow the economy? No, it won't. तो आपके लिए मायने हैं आज़ादी के सशक्तिकरण होना चाहिए हर आम नागरिक का। नताशा, ऐसे वक्त में याद आ रहे हैं मुझे भीमा कोरेगांव में जिन लोगों को, तमाम लोगों को, दर्जन भर से ज़्यादा लोग जो अभी भी जेल में हैं, और वो लोग जिनके लिए आज़ादी, यानी वो लोग जो हमारे देश के सबसे गरीब और सबसे ज़्यादा जो सप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड लोग हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और आज वो उनमें से ज़्यादातर लोग 50 पार के हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं। लेकिन सफ़ूरा जिस तरह से बात कर रही थी, कई लोग ये भी कहते हैं, मेरी टाइमलाइन पर भी आके कहते हैं कि आप तो सरकार की निंदा करती हैं, उनकी आलोचना करती हैं, तमाम तरह से आपको आज़ादी है, अब इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए? सफ़ूरा बोल रही हैं जो वो बोलना चाहती हैं, अब इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए? जी, इसका जवाब शायद अरफा आपके ही उसमें आप ही ने दिया है, जब आप भीमा कोरेगांव की बात करती हैं। और भीमा कोरेगांव जैसा जो केस है, जिसके अंदर जो हमारे देश के एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, राइटर्स जेलों में बंद हैं, वो जो लड़ाई लड़ रहे थे, और वो जो तमाम लोग हैं जो वो लड़ाई बाहर आज तक लड़ रहे हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो अपनी जंगल ज़मीन बचाने के लिए हर रोज लड़ाई लड़ते हैं, हर रोज जेलों में भेजे जाते हैं या फेक इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं, उनकी आज़ादी का मायने मतलब वो लोग तय नहीं कर सकते कि अगर आपको एक फेसबुक पोस्ट आपने लिख दी तो वो आज़ादी हो गई।
आपको क्रिटिसिज्म की आज़ादी है। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप, वो एक बहुत अहम हिस्सा है आज़ादी का, और वो भी एक्चुअली वो आज़ादी भी आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक फेसबुक पोस्ट लिखने से, एक ट्विटर पोस्ट लिखने से, या जो जर्नलिस्ट है जो अपना काम कर रहे हैं, फैक्ट्स जो बता रहे हैं, लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, उनके ऊपर भी किस तरीके का आज अटैक है। मगर उसके बियॉन्ड जो लोग जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज से हैं, जो हर रोज उस ऑपरेशन से लड़ रहे हैं, जो हर रोज अपने रिसोर्सेज, अपनी जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उन पॉकेट्स में। आप छत्तीसगढ़ की बात करें, आप झारखंड की बात करें, आप कश्मीर की बात करें, तो देखें वहां हर रोज लोगों की जो स्ट्रगल्स हैं, अगर आपको वो नहीं दिखती और आपको लगता है कि बस एक फेसबुक पोस्ट पे किसी ने अगर कुछ लिख पा रहा है तो वो आज़ादी है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। मगर उन लोगों की छोड़ दें, हम सबको बहुत इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि क्या सबसे ज़्यादा आज़ादी जब तक उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी जो सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड हैं, तब तक ये आज़ादी हमारे देश के, हम जो जिस आज़ादी का सपना देखा था, वो आज़ादी का सपना पूरा नहीं हुआ है, और जब तक वो पूरा नहीं होगा, हमें ये लड़ाई लड़ती रहनी पड़ेगी। जी हाँ, आखिरी सवाल सफूरा आपसे, मुझे बताइए कि अगले 25 सालों में आप देश को कैसे उभरते हुए, बनते हुए देखना चाहती हैं? अगले 25 साल आप कैसे देखना चाहती हैं? देखिए आरफा, आपने बहुत ही मुश्किल समय में ये सवाल पूछा है, क्योंकि इस समय में तो कभी कभार आप होपलेस भी हो जाते हैं। मतलब वी पॉपुलरली कॉल दिस पीरियड एज द अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑफ द कंट्री। पहले तो बहुत साल लग जाएंगे, जो इन 10 सालों में जो इन 7-8 सालों में जो नुकसान हुआ है, उससे उभरने में कितने साल लग जाएंगे, पहले तो हमें ये देखना होगा। और उसके बाद मैं जो भारत देश देखना चाहती हूँ, अगर आपको मैं बताऊं, तो वो भारत देश में ऐसा देखना चाहती हूँ जहाँ पे सबसे पहले तो जहाँ पे ऊंच नीच ना हो, जहाँ पे औरतों की आज़ादी हो, औरतों को इक्वल राइट्स मिले, जहाँ पे कम्युनलिज्म ना हो, जहाँ पे फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोपेगेट योर ओन रिलीजन हो, जहाँ पर जो जितनी चाहे उतनी शिक्षा प्राप्त कर सके। देयर शुड बी नो बार कि सिर्फ एक अमीर इंसान को ही एजुकेशन का ज़्यादा हक है और एक गरीब इंसान एजुकेशन नहीं ले पा रहा, जो कि हमारे देश में आज कोई भूखा ना सोए, सबके सर पे छत हो, एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। बिकॉज कोई भी सोसाइटी, आप तो देश तो खैर बहुत बड़ी बात है, बट कोई भी सोसाइटी भी कहें हम, कोई भी एक घर भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता जब तक ना उस घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रोग्रेस ना करें। प्रोग्रेस और ग्रोथ कंट्री की सही मायने में तभी होगी जब वो सबकी साथ में होगी। जो ये जुमला है सबका साथ सबका विकास, जब इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब हम जुमले से बाहर आके ग्राउंड पे इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होते हुए देखेंगे, दैट विल बी ट्रू इंडिपेंडेंस, ट्रू फ्रीडम, फॉर मी एज अ पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया सफूरा आपका। नताशा, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा। नताशा नरवाल के लिए अब अगले 25 साल, आप युवा हैं, जाहिर है आपके सामने एक बहुत उज्जवल भविष्य है। आप किस तरह से भारत में अपना भविष्य देखती हैं? भारत का भविष्य आप कैसे देखना चाहती हैं? ये एक्चुअली काफ़ी मुश्किल सवाल है। भारत का भविष्य मैं ज़रूर एक बहुत ब्राइट फ्यूचर में देखना चाहती हूँ, ऐसा देश देखना चाहती हूँ जहाँ पे सब लोग एक अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीना चाहते हैं, जो सपने हैं वो पूरा कर पाने के सबको रिसोर्सेज मिले। और जो मैं पहले बोल रही थी कि जब तक जो सबसे कुचले हुए लोग हैं, जब तक उन्हें अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं, जब तक उनको वो हक, वो आज़ादी नहीं मिलेगी, ये आज़ादी हम सबके लिए अधूरी रहेगी। जब तक वो लोग जो इस देश को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़ते हैं, जब तक वो लोग जेलों में रहेंगे, ये आज़ादी पूरी नहीं होगी। मगर उसके साथ साथ मैं शायद एक नाइव होप कह लीजिए, पर मैं वो होप रखती हूँ अपने देश के लोगों में कि वो इस बात को रियलाइज करेंगे, और जो एक देशभक्ति का एक बहुत ही सेक्टेरियन तरीका, एक सेक्टेरियन सोच जो इस वक्त
सब बाकी सारी चीज़ों को दबाने की कोशिश में हैं, उससे हम लड़ सकेंगे। और एक हम सब अपने देश, जैसे अपने युवाओं की बात की, उनको ऐसा एक फ्यूचर मिलेगा जहाँ पे उन्हें अपनी मन मर्जी की पढ़ाई करने का हक मिलेगा, मौका मिलेगा, अपनी मन मर्जी की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, उन लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे वो हिजाब डाल के आए, चाहे वो ना डाल के आए, चाहे वो जिस तरीके के कपड़े पहनना चाहे, जिस तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहे, जिस तरीके से वो शादी करना चाहे। वो आज़ादियाँ जब तक सबको नहीं मिलेंगी तब तक ये आज़ादी अधूरी रहेगी। मगर मैं ये मानती हूँ और मैं ये देखना चाहूँगी कि ये आज़ादियाँ हम सबको मिले, मगर इस आज़ादी के लिए हम सबको और बहुत लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और साथ में मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं जो आज हमारे देश में एक नफ़रत का माहौल, एक डर का माहौल बन गया है, उससे बहुत लड़ने की ज़रूरत है। बट मैं ये होप करती हूँ कि हम सब मिलके वो लड़ाई लड़ेंगे और अपने देश को वैसा देश बनाएंगे जैसा हमारे संविधान में, जैसा हमारे जो आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जैसा जो भगत सिंह का देश था, जो गांधी का देश था, वैसा हम देश बना पाएँ। नताशा नरवाल, सफूरा ज़रगर, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की आशा और निराशा में मैं भी साझी बराबर की एक तरह से हिस्सेदार हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी आज़ाद मुल्क में आज़ाद तरीके से एक आज़ाद नागरिक और एक पत्रकार की तरह पत्रकारिता कर सकूँ, बिना मेरी हत्या हुए, बिना मेरे जेल जाए, बिना मुझे मेरा पेशा छोड़े हुए मैं उन तमाम लोगों की आवाज़ उठा सकूँ जिनको मेरी पत्रकारिता की ज़रूरत है, और वाकई वो काम कर सकूँ जो मेरा पत्रकारिता का धर्म है। वो है आज की जो हमारी हुकूमत, आज की जो हमारी सरकार है, उसको जवाबदेह बनाना, और जैसा कि आपने कहा कि संविधान के मुताबिक तमाम लोगों को बराबरी का हक दिलाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुने। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।